नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 से 17 जनवरी 2021 का रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर का जो लेटेस्ट अंक है, इसके माध्यम से हम देखेंगे सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरियों की जानकारी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को देंगे नई जिम्मेदारियां। महिला स्व सहायता समूह के खाते में अंतरित किए गए 200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्रेडिट कैंप कार्यक्रम को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के खाते में 200 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन समूहों को बड़ी अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नई गतिविधियों जैसे किचन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुआं निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भंडारण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग के नवीन पोर्टल shgjivica.mp.gov.in/mp मार्ट इंडेक्स की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा। प्रदेश में 10 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों के 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 2237 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूह ने कोरोना संकट के समय में प्रदेश में मास्क निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रदेश की आबादी को कोरोना वायरस से बचाने में समूहों की महिलाओं ने अच्छी भूमिका निभाई है। समूहों को इस वर्ष कुल 1400 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गत वर्ष के 175 करोड़ रुपए के वितरण के मुकाबले इस वर्ष समूहों को 883 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश बीते वर्ष की तुलना में 708 करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूहों की मदद में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को वितरित की गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा। 11वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। विभाग ने कक्षा 12वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा है। क्या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की फाइनल बैच कोर्स फॉर CTET जनवरी 2021 में। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स ऑन UPTET 2021। 16 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक यह कोर्स चलेगा, जिसमें आप आज ही एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट्स क्रैक UPTET 2021 कंप्लीट बैच कोर्स 18 जनवरी से 6 मार्च तक यह चलने वाला है, जिसमें आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। सो एनरोल नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। यूज़ करें हमारा रेफरल कोड बेस्ट ज्ञान TET और अनलॉक करें फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस को। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए 1000 रुपये महीने के हिसाब से 3000 रुपये आपको देना है। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये, 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये, वही 2 साल के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये मात्र आपको पे करना है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। तो आज ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर जाएं और फ्री में बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति
प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति दी जा रही है। योजना में प्रत्येक जिले में 4 विद्यार्थियों जिनमें 2 छात्र और 2 छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। योजना में इस वर्ष 208 विद्यार्थियों को मेधावी छात्रवृत्ति दी जाएगी। एमपीपीएससी और व्यापम की अन्य परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी योजना किस विभाग की है और उसमें किस वर्ग को फायदा मिलता है और कितना। पैरामेडिकल शिक्षण कार्य के लिए पुनः कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंगे की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद की साधारण सभा की जो बैठक हुई, उसमें सभी मंत्रियों के नाम भी याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, एक न एक मंत्री का नाम जरूर पूछा जाता है। खास खबर, दूरदर्शन पर कक्षा 6 से 8 तक के शैक्षिक कार्यक्रम शुरू। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 4 जनवरी 2021 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर प्रसारित किए जाएंगे। इसके तहत कक्षा 8वीं के लिए सुबह 11 से 11:30, 7वीं के लिए 11:30 से 12 और 6ठी के लिए दोपहर 12 से 12:30 तक वीडियो पाठों का प्रसारण किया जाएगा। जल शक्ति मिशन। जल शक्ति मिशन के तहत 1.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में नल कनेक्शन लगेंगे। घरेलू नल कनेक्शन से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण पेयजल। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य तेजी से कार्य प्राप्त किया जाए। प्रदेश में 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत शाला और आंगनवाड़ी में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जनवरी से मार्च 2021 की अवधि में प्रदेश के 1.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में नल कनेक्शन लग जाएंगे। मार्च 2021 तक का लक्ष्य इसके लिए रखा गया है। करीब 75,000 नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी तरह करीब 75,000 शालाओं में भी नल कनेक्शन 3 माह में प्रदान किए जा रहे हैं। यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कही है। याद रखिए, प्रदेश की आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2023 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 26 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसी तरह 21-22 में 33 लाख और 22-23 में 28 लाख और 23-24 में 14 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है। भारत सरकार से प्राप्त राशि और किए गए व्यय के आधार पर मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में दूसरे क्रम पर है, जहां 378 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। मध्य प्रदेश की रैंकिंग भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए स्वीकृत योजनाओं का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10 योजनाओं से 4,347 ग्राम लाभान्वित होंगे। ये योजनाएं गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, आगर, देवास, सागर और धार में क्रियान्वित होगी। योजनाओं के प्रदाय में विलंब पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विलंब के लिए जिम्मेदार शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑनलाइन राशि समय पर अंतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र एक ही दिन में दिए जाने की सुविधा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो याद रखिए, अब जाति प्रमाण पत्र भी एक ही दिन में बन जाएगा और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी। पहले आपको पता है 15 दिन से 1 महीना लगता था। सीएम हेल्पलाइन में नागरिक अब अपनी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 755-255-5582 इस पर भी दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर आप अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के एक प्रकरण में शासकीय योजना की किस्त देने में हितग्राही श्री दामोदर प्रसाद को विलंब किए जाने की शिकायत पर तत्कालीन सीएमओ और लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। केवल विलंब के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। श्री चौहान को मंडला जिले के आवेदक श्री देवेंद्र ने बताया कि उसकी बहन 2018 से लापता है। मुख्यमंत्री ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत उसे ढूंढने की कार्रवाई करने तथा
दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। तो तुरंत यहाँ पर सीधे सीधे सस्पेंड करने की कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री को दतिया की कुमारी श्रद्धा पिता राधेश्याम ने बताया कि उसे गांव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। इस पर श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन की कार्रवाई करें। पहले मध्य प्रदेश की तमाम घटनाएं हम इसमें देख लेते हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक साथ चर्चा कर लेंगे। संपादकीय में मुख्यमंत्री की संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जिक्र है। हर जिले में शासकीय और निजी क्षेत्रों में नियोजन तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाए। प्रदेश में हर माह लगभग 1 लाख रोजगार सृजित किए जाए। प्रत्येक जिले में हर माह रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। ग्रामों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह ग्रामों का भी मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके अंतर्गत गांव में अधोसंरचना विकास, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण तथा हितग्राही मूलक कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएं। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और खेत सड़क योजना आदि का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। श्री चौहान भोपाल स्थित मंत्रालय में संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों द्वारा सिविल स्कोर के आधार पर पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण रोके जाना घोर आपत्तिजनक है। मैं इस पर बैंकों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करता हूँ। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा। यह केंद्र द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जाना गरीबों के साथ अन्याय है। पथ विक्रेता उत्थान योजना की समीक्षा में सीहोर जिला प्रदेश में अव्वल पाया गया है। याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पथ विक्रेता उत्थान योजना ग्रामीण की समीक्षा में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम है? सीहोर जिला। यहाँ कुल 2922 प्रकरणों में ऋण वितरण हुआ है। इसके बाद नंबर आता है राजगढ़, डिंडोरी, शहडोल और रायसेन का। अंतिम 5 जिले हैं श्योपुर, धार, झाबुआ, निवाड़ी और उमरिया। मुख्यमंत्री ने इन सभी को योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ विक्रेता योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी कलेक्टर और नगर पालिका अधिकारी बैंकों से समन्वय कर ऋण वितरण करवाए। मैं 15 दिन बाद कार्य का रिव्यू करूंगा, मुझे परिणाम चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78 लाख किसान परिवारों को सहायता दी जानी है। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो इनमें से 91% किसानों का ही फिलहाल सत्यापन हो पाया है। शेष का शीघ्र कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन के लिए नवीन पात्रता पर्चियाँ दी गई हैं। इन सभी को राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। अभी 83% को राशन वितरण हुआ है, शेष 17% को भी शीघ्र राशन वितरित करवाएं। तो यहाँ पर राशन वितरण में भी खामियां देखने को मिल रही है। 17% लोग अभी भी वंचित है योजना का लाभ मिलने से। क्या आपको भी नई खाद्यान्न पात्रता पर्ची मिली है? यदि मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं मिली हो या कटी हो तो वह भी बताएं, ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके कि वास्तव में जो बातें की जाती है शासन के द्वारा उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं। राशन की प्रगति में कम प्रगति वाले जिले हैं हरदा, बैतूल, पन्ना, शहडोल और मुरैना। इन पर विशेष ध्यान देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने प्रदेश की सभी 25,271 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इनमें से हाट बाजारों की दुकानों पर अन्न उत्सव हाट के दिन होगा। इस दिन सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन का प्रदान किया जाएगा। साथ ही दुकानों के स्टॉक का सत्यापन भी होगा। अन्न उत्सव में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को नंबर 1 रहने के लिए बधाई दी। साथ ही खरगोन, उज्जैन, भोपाल, बुरहानपुर, शाहगंज, बदनावर, ओंकारेश्वर और कांटाफोड़ आदि नगरीय निकायों को भी स्वच्छता में उपलब्धि के लिए बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए छोटी छोटी गौशालाओं को जोड़कर बड़ी गौशाला बनाई जाए। गोकाष्ठ और गौमूत्र के उचित प्रयोग से गौशाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। गोबर से सीएनजी बनाना और उसे पेट्रोल पंप के माध्यम से बेचने का प्रयोग उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक हो रहा है। वही छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो के हिसाब से सरकार गोबर खरीद रही है।
गोवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हर माह एक दिन रोजगार मेले का आयोजन हो, जिसमें छोटे जिलों में 1,500 से 2,000 तथा बड़े जिलों में 3 से 5,000 रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास किए जाएं। रोजगार सेतु पोर्टल का इसके लिए प्रभावी उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वरोजगार योजनाओं को रीडिज़ाइन करें, जिससे उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सके तथा इसका लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके। मुख्यमंत्री समय समय पर फील्ड में पदस्थ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। इसके जरिए मुख्यमंत्री फील्ड में अधिकारियों को आ रही कठिनाइयों से अवगत होते हैं और उनके निराकरण के उपाय भी बताते हैं। फील्ड के अधिकारियों से इस तरह संवाद स्थापित करने से शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में बेहतर फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ पर कार्बन चक्र के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय सेना दिवस अभी हाल ही में 15 जनवरी को मनाया गया है। याद रखिए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इस दिन क्या हुआ था? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। उस समय करियप्पा सेना के कमांडर जनरल थे। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल फ्रांसिस बूचर से यह पदभार ग्रहण किया था। फील्ड मार्शल देश का सर्वोच्च 5 सितारा सैन्य सम्मान है। जनरल मानेकशॉ और जनरल करियप्पा को यह सम्मान प्रदान किया गया। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने 15 जनवरी 1949 में फ्रांसिस बूचर से प्रभार लिया था। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये कुछ फैक्ट है जो कि याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल देखरेख संस्थानों के 18 वर्ष से अधिक के बालक और बालिकाओं को रोजगार देने लॉन्च पैड स्कीम शुरू। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत नवाचार के रूप में लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल पूर्ण कर चुके बालक और बालिकाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है जिसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बांटा गया है। 5 संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में शुरू किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफ़ी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग, डीटीपी कार्य, डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर बोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। तो बालकों की देखरेख से संबंधित है लॉन्च पैड स्कीम। महिला बाल विकास विभाग इसको चला रहा है। एक और प्रश्न इस खबर से बनता है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक। और राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल है मध्य प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इन्होंने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन संदीपनी सभागार राजभवन में किया गया था। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, गृह विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने शपथ विधि कार्रवाई का संचालन किया। यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है मुख्य न्यायाधिपति कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस। सभी मंत्रियों के नाम याद रखना है। और प्रोटेम स्पीकर कौन है मध्य प्रदेश के? श्री रामेश्वर शर्मा। इन सभी के नाम याद रखना है, परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। पत्थरबाजी सामान्य अपराध नहीं, सजा के लिए बनाएंगे कड़ा कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बातें कही हैं
कि पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी को अंजाम देना या किसी का व्यक्तिगत नुकसान या तोड़फोड़ करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने की लोकतंत्र में इजाजत है, लेकिन पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा के साथ ही ऐसे उपद्रवी लोगों को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी और उपद्रवी से आर्थिक भरपाई भी करवाई जाएगी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई। कौन कौन से 2 मंत्री हैं? श्री तुलसीराम सिलावट और श्री गोविंद सिंह राजपूत। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। बांस उत्पादों की उत्पादन इकाइयों की स्थापना में प्रदेश हुआ अग्रणी। मध्य प्रदेश में बांस उगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस उत्पादों की 9 उत्पादन इकाइयां मंजूर कर 1,52,00,000 रुपये से ज़्यादा का अनुदान जारी किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में 32 आधारित इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वन मंत्री है श्री कुंवर विजय शाह। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित वेबिनार में स्पष्ट हुआ है कि देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों का कार्य शुरू हुआ है। राज्य बांस मिशन के सीईओ और प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर अभय कुमार पाटिल ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने और पर्यावरण सुधार के लिए मिशन द्वारा कृषकों की भूमि पर लक्ष्य के अनुरूप पिछले वर्षों में 15 लाख से अधिक बांस के पौधे रोपित किए गए हैं, जबकि केवल वर्ष 2020 में 3500 हेक्टेयर निजी क्षेत्र में बांस रोपण करवाया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना में बांस उत्पादों के उद्योग लगवाने के लिए बैंक एम्बेड सब्सिडी स्कीम का प्रावधान है। इच्छुक उद्यमियों की बैंकेबल प्रोजेक्ट भी मिशन द्वारा निःशुल्क बनवाया जा रहा है। बैंकों की अनुशंसा पर अभी तक 9 इकाइयां स्वीकृत कर 1,22,65,000 रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 5 उद्यमियों के प्रोजेक्ट के लिए संबंधित बैंकों की सहमति भी प्राप्त हो गई है। योजना के अनुरूप अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कराई जा रही है। अन्य 4 उद्यमियों के प्रोजेक्ट बनवाकर उनको दिए जा चुके हैं। राज्य बांस मिशन अगले 5 सालों में प्रदेश में बांस उत्पाद निर्माण करने वाले उद्योगों का नेटवर्क स्थापित करेगा और किसान अपने जिले में ही बांस की बिक्री कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में 1578 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत नवीन निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 1578 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस दिशा में विभाग द्वारा इच्छुक उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI आमंत्रित की गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के रोड मैप अंतर्गत निर्धारित विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तैयार कर इसका कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया गया है। श्री दत्तीगांव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित कर एक जिला एक पहचान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया है। श्री दत्तीगांव ने बताया कि अटल बिहारी चंबल प्रोग्रेस वे चंबल क्षेत्र के विकास के लिए लाइफलाइन साबित होगा। उन्होंने बताया कि 400 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग श्योपुर जिले को राजस्थान के कोटा से जोड़ेगा। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, चंबल प्रोग्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? श्योपुर जिले से लेकर के राजस्थान के कोटा तक, और श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर यह गुजरने वाला है। इस प्रोग्रेस वे के निर्माण के साथ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 5 औद्योगिक नोड विकसित करने की योजना बनाई गई है। श्री दत्तीगांव ने बताया कि भारत सरकार की फार्मा प्रोत्साहन नीति के तहत होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोआसा बाबई में 2074 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्क तथा 358 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। इंदौर स्वच्छता के साथ ही आदर्श शहर के रूप में किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष नगर निगम इंदौर का 5 वर्षीय प्रगति रोड मैप प्रस्तुत किया गया। अगले 5 वर्षों में इंदौर में कौन कौन से विशेष कार्य होंगे, देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिए शहर के व्यस्ततम मार्गों पर केबल कार चलाई जाएगी। केबल कार चलाने वाला इंदौर देश के चुनिंदा शहरों में शामिल होगा।
केबल कार जो कि ऊपर से लटकती हुई निकल जाएगी, केबल पर लटकती हुई। इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी हब और लॉजिस्टिक हब। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जाए, इसके लिए पूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने आईटी हब का विस्तार करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए आईटी से जुड़ी कंपनियों के साथ बैठक करें। नगर में सर्व सुविधायुक्त लॉजिस्टिक हब विकसित हो। जिले में एक बड़ी गौशाला, नए रोड और सबके घर की योजना है वर्ष 2022 तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2026 तक जल प्रदाय का कवरेज हर नागरिक तक पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। हर घर में हर नल में जल होगा। इंदौर देश का ऐसा पहला शहर होने जा रहा है जिससे किसी नदी और नाले में सीवरेज का जल नहीं मिलेगा। फैक्ट याद रखिएगा, इंदौर देश का ऐसा पहला शहर बन रहा है जहां पर किसी नदी और नाले में सीवरेज का जल नहीं मिलेगा। नदी और नालों में स्वच्छ और उपचारित जल ही प्रवाहित होगा। रेंटल हाउसिंग योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिए वर्ष 2022 तक 200 घर और वर्किंग महिलाओं के लिए 100 बेडेड हॉस्टल बनाने का लक्ष्य है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मांग अनुसार विभिन्न चरणों में 97,627 किफ़ायती आवासीय इकाइयों का निर्माण भी प्रस्तावित है। विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर होंगे विकसित। इंदौर जिले में रोजगार के सृजन के लिए औद्योगिक क्लस्टर जहां पर विकसित होना है। रंगवासा में फूड प्रोसेसिंग, मोहना में आयुर्वेदिक खिलौने एवं इलेक्ट्रिक क्लस्टर, बेटमा खुर्द में फर्नीचर और फार्मा, शिप्रा में खिलौना और कन्फेक्शनरी क्लस्टर, मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एरिया में फिनटेक और नॉलेज पार्क और देपालपुर में इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट योजना तैयार की गई है। पर्यटन सुविधा केंद्र का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में पर्यटकों को पर्यटन के साथ ही भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ा जाएगा। यह बात पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सांची में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण करते हुए कही। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? सांची में। और सांची किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। परिणाम स्वरूप पर्यटकों के बीच सांची और भी अधिक लोकप्रिय होगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हम सिटी म्यूजियम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सच्चा इतिहास बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को दृष्टिगत रखते हुए सिख गुरुओं की बलिदानी पावन परंपरा पर सुंदर संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी देश की आज़ादी और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए किए गए बलिदानों को जान सके। इसके अलावा प्रदेश में स्पिरिचुएबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए महू विधानसभा की जानापाव पहाड़ी को चुना गया है। जानापाव पहाड़ी में क्या होगा? स्पिरिचुएबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, आध्यात्मिक पर्यटन को। सांची को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि विश्व धरोहर स्थल के तौर पर सांची को पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने की दिशा में पहल की जाएगी। देखिए, एमपीपीएससी और व्यापम की अन्य परीक्षाओं में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वह आपको बता देता हूँ। सांची किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में। पीथमपुर किस जिले में पड़ता है? धार जिले में। और मंडीदीप किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बुद्धिस्ट स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बुद्ध जम्बूद्वीप थीम पार्क 17 एकड़ में फैला हुआ है। थीम पार्क में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। थीम पार्क महात्मा बुद्ध के जीवन सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर। बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। इसमें बुद्ध और बौद्ध धर्म का कालानुक्रमिक समय, इसका उद्भव, विस्तार और प्रसार सेंटर की गैलरियों में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध के जीवन के 4 महान क्षणों का प्रतिनिधित्व करने वाला परिक्रमा पथ 4 प्रतीकात्मक पेड़ों का उपयोग करके इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाहर बनाया गया है। सांची आने वाले पर्यटकों के लिए 5 करोड़ की लागत से पर्यटक सुविधा केंद्र भी स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से चलाया जाएगा। प्रदेश में गंभीर कुपोषित बच्चों का एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम लागू हो गया है। महिला बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे। बच्चों का कुपोषण दूर करने के सघन प्रयास किए जाए। इसके अंतर्गत उनका नियमित रूप से वजन किया जाना, पोषण आहार प्रदाय, सामान्य कुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर उपचार और पोषण प्रबंधन, अतिरिक्त पोषण आहार प्रदाय, गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार और देखभाल आदि कार्य किए जा रहे हैं। पोषण सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए पोषण डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। पोषण स्तर में सुधार होने पर प्रोत्साहन। श्री चौहान ने बताया कि पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर कुपोषण वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने पर परिवार को प्रोत्साहन राशि दी जाती है और सम्मानित किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं खुलेगी। 62,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में ये बनाई जा रही है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम आरोग्य केंद्र का विस्तार किया जा रहा है। अभी 51,500 केंद्रों में ये स्थापित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? पहले नंबर पर है। इस योजना में प्रदेश में 152% उपलब्धि हुई है। प्रदेश के 7 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम। महिला की सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में 7 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसका विस्तार आगामी 1 वर्ष में पूरे राज्य में किया जाना है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, परिवहन आदि में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण किया जाएगा और सामुदायिक जागरूकता लाई जाएगी। लगभग 400 लाडली लक्ष्मी 11वीं एवं 12वीं कक्षा में है जिनको लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन बालिकाओं की उच्च शिक्षा और करियर निर्माण पर ध्यान दिया जाए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के पूरे प्रयास के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए भारतीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला में जांच करवाकर रिपोर्ट दी जाती है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो कुछ जिलों में कौओं की मृत्यु का समाचार मिलने पर सैंपल एकत्रीकरण और रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई की गई है। बर्ड फ्लू रोग उद्भेद करने वाले जिलों में कलेक्टर मार्गदर्शन में पशुपालन, वन स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय के समन्वित प्रयासों से जरूरी कार्रवाई तत्काल की गई है। भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार सतर्कता रखी जा रही है। वर्तमान में सिर्फ कौओं में बर्ड फ्लू के H5N8 वायरस के संक्रमण की जानकारी मिली है। यह जो वायरस है मुर्गियों में नहीं पाया गया। जिलों में विभागीय दल जलाशयों, कुक्कुट प्रक्षेत्रों, कुक्कुट बाजारों में सघन निगरानी रख रहा है। बर्ड फ्लू संदर्भ में जन जागरूकता के लिए कुक्कुट पालकों और व्यवसायियों को इस रोग के बचाव के लिए आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के जिलों में पोल्ट्री फार्म और बैकयार्ड कुक्कुट में किसी भी प्रकार से मुर्गियों में अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं है। तो ये बर्ड फ्लू जो है कौओं में फैल रहा है, मुर्गियों में नहीं। जिलों में पशुपालन विभाग का अमला संपूर्ण सतर्कता बरत रहा है। कौओं या मुर्गियों में बीमारी या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सैंपल इकट्ठा करके प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री मदद योजना के नियमों में संशोधन। आदिम जाति कल्याण विभाग की यह योजना है। संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री को अब ग्राम पंचायत सचिव प्राप्त कर स्टॉक पंजी में संधारित किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा गांव में अनुसूचित जनजाति के परिवार में सामाजिक संस्कारों के कार्यक्रम के लिए यह सामग्री संबंधित परिवारों को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री मदद योजना आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना है। आदिवासी या आदिम जनजाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु आदि संस्कारों पर उत्सव की परंपरा में मदद की जाती है। सामाजिक भोज के लिए बर्तन वगैरह इसमें मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाते हैं। नवासी जनजाति विकास खंड मध्य प्रदेश में है। योजना के अंतर्गत बच्चे का जन्म होने पर उत्सव के लिए 50 किलो अनाज दिया जाता है, गेहूं या चावल, और मृत्यु होने पर भोज के लिए 1 क्विंटल अनाज संबंधित परिवार को निर्धारित दर पर उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में सामूहिक भोज के अवसर पर खाना पकाने के लिए बर्तन आदि व्यवस्था के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित गांव को 25,000 रुपये के बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं।
तो मुख्यमंत्री मदद योजना में 3-4 चीज़ें हैं, याद रखिए। जन्म होने पर कितनी मदद दी जाएगी? 50 किलो अनाज। मृत्यु होने पर 1 क्विंटल अनाज। और खाना पकाने के लिए बर्तन 25,000 रुपये के ग्राम पंचायतों को प्रोवाइड करवाए गए हैं। सोलर ऊर्जा एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाकर कम किया जा सकता है कार्बन फुटप्रिंट। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के ऊर्जा विशेषज्ञ प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में सोलर ऊर्जा पर आयोजित व्याख्यान में सोलर एनर्जी के उपयोग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। सोलर ऊर्जा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मध्य प्रदेश में प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को। उन्होंने कहा कि दुनिया में 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रही है। यह दशक तय करेगा कि पृथ्वी के समक्ष मौजूदा संकट और चुनौतियों से निपटने में हम कितने समर्थ हो पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन रोकना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। श्री सोलंकी ने कहा कि परंपरागत ईंधनों के अंधाधुंध उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौते के अंतर्गत तमाम कामों के बावजूद हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं हुआ है। याद रखिए, पेरिस समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रयासरत है। कार्बन के बोझ को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाकर कम किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बढ़ावे से बहुत हद तक प्रकारांतर से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से भी कम होना चाहिए। देश में 40% वन क्षेत्र कम हो गया है। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना होगा ताकि पर्यावरण को सुधारा जा सके। प्रोफेसर सोलंकी ने बताया कि खरगोन में सोलर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहाँ प्रकाश से लेकर सभी कार्य सौर ऊर्जा से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास पर मंत्रियों से की चर्चा। सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में लोक सेवा गारंटी योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है। आयुष्मान योजना के 1,70,00,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। 5 लाख तक की निःशुल्क सुविधा परिवार को इसके अंतर्गत मिलती है। मालवा क्षेत्र में इस वर्ष 2000 नई इकाइयाँ। मुख्यमंत्री को चर्चा के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि इंदौर के पास फर्नीचर, कन्फेक्शनरी, रेडीमेड गारमेंट आदि के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मालवा क्षेत्र में इस वर्ष के अंत तक लगभग 2000 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो जाएगी, जिनसे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, इनको IT पार्क को और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां कोरोना काल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाएं संचालित हुई। प्रदेश में आगामी समय में 200 नए महाविद्यालय शुरू करने की योजना है। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। मध्य प्रदेश के वन देते हैं अन्य राज्यों को ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री को वन मंत्री श्री विजय शाह ने चर्चा के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु और ऑक्सीजन देते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब 2 गुना पर्यटक बफर में सफर का आनंद ले रहे हैं। पेज, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में नाइट सफारी चालू हो गई है। कई स्थानों पर हॉट एयर बैलून चालू किए गए हैं। मध्य प्रदेश जो पहले केवल टाइगर स्टेट था, अब लेपोयार्ड स्टेट तथा घड़ियाल स्टेट बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। गिद्धों के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। वनों से रोजगार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। वन क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टे भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। IT आधारित आपदा राहत सर्वे हो। श्री चौहान ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आपदा नुकसानी आदि का IT आधारित सर्वे किया जाए। इससे कार्य त्वरित और त्रुटि रहित होगा। पटवारियों को लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। खेल चर्चा अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से संबंधित खेल चर्चा इसमें हम देख लेते हैं। 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक।
खरगोन जिले के महेश्वर स्थित सहस्त्रधारा पर आयोजित 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स क्याकिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 5 पदक अर्जित किए हैं। एशियन चैंपियनशिप एवं ओलंपिक क्वालिफाई के सिलेक्शन ट्रायल के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के पहले दिन मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स क्याकिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ी राजा केवट ने स्वर्ण हासिल किया। राजा केवट ने यह स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग की कैनो-1 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीता। उन्होंने 84.84 सेकंड का समय लेकर रेस पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया। तो याद रखिए, राजा केवट क्याकिंग कैनोइंग से संबंधित है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन K1 मेन इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी धीरज कीर ने 81.81 सेकंड का समय लेकर रेस जीती और स्वर्ण पदक हासिल किया। जबकि C1 वुमेन इवेंट में अकादमी की खिलाड़ी जाह्नवी श्रीवास्तव ने 123.82 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। जाह्नवी श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता की K1 वुमेन स्पर्धा में 103.97 सेकंड का समय लेकर एक रजत भी हासिल किया। अकादमी के खिलाड़ी अमित विश्वकर्मा ने बालक वर्ग की K1 स्पर्धा 94.66 सेकंड का समय लेकर पूरी की और एक रजत पदक प्राप्त किया। चैंपियनशिप में देश के 70 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं, जिनमें अकादमी के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। संचालक खेल और युवा कल्याण है श्री पवन जैन। इन्होंने बताया कि खेल मंत्री जी की पहल पर महेश्वर में 11 मार्च 2016 को देश के पहले प्राकृतिक स्लालॉम कोर्स का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, हाल ही में कहाँ पर देश के पहले प्राकृतिक स्लालॉम कोर्स का शुभारंभ हुआ? तो महेश्वर में हुआ। और महेश्वर किस जिले में स्थित है? खरगोन जिले में स्थित है। और यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये फैक्ट याद रखिएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नवचिंतन कर अमल में लाए कार्य योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा के दौरान ये बातें कही। जिन योजनाओं के बारे में इन्होंने बात की, पहले ही हम बात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने किया एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर स्थित ग्रेटर ब्रजेश्वरी स्थित एडवांस्ड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना की बात कही थी। यहाँ पर क्या होता है? आयुष की विभिन्न चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक तथा योग द्वारा नागरिकों की चिकित्सा की जा रही है। तो आयुष में ये चिकित्सा प्रणालियाँ शामिल हैं: आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और योग। 4 वेलनेस सेंटर के संचालक डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बताया कि यह मध्य प्रदेश में पहला आयुष वेलनेस सेंटर है जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिए इंदौर में यह उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ योग, आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ पर जोड़ों में दर्द, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, कमजोरी, सिर दर्द, माइग्रेन के साथ साथ त्वचा रोग, पार्किंसन, किडनी की बीमारी और गठिया, अस्थमा, मोटापा, इन सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नीति तैयार की जाएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है। श्री परमार मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्रियान्वयन की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। श्री परमार ने समीक्षा के दौरान विभाग के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्रियान्वयन की कार्य योजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम राइज स्कूलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। सीएम राइज स्कूल क्या होंगे? यहाँ पर बस वगैरह की सारी सुविधाएं होंगी। इन स्कूलों में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। छात्रों के मूल्यांकन, शिक्षकों के प्रदर्शन के आकलन के लिए IIT आधारित प्रतिपक्ष मूल्यांकन पद्धति अपनाएं। चयनित स्कूलों में कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने
कहा कि शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण की नीति तैयार करें। युवा उद्यमियों को मिलेगा सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी में कौशल विकास प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन 5 से 10 अप्रैल 2021 तक 6 दिन का सशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण देगा सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी पर। हर जिले से सिर्फ 10 लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक और मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और उनके मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आरजीपीवी में दिया जाएगा। भोपाल में कोई भी आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, विज्ञान में स्नातक और अधिकतम 40 वर्ष आयु का व्यक्ति इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें चुना जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने की आखिरी तारीख है 28 फरवरी। समय की मांग के अनुसार तैयार कराए जाए खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद। खादी और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वहां पर इन्होंने यह बात कही है। खादी ग्रामोद्योग के 3 नवीन आउटलेट बनेंगे। कहां पर? NXG2 मालवीय नगर और संजीवनी प्राकृत परिसर में ये शुरू होंगे भोपाल में। खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हैं। विंध्या वैली उत्पाद अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध रहेंगे। दोनों कंपनियों के साथ हुए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही हस्तशिल्प विकास निगम के मृगनयनी शोरूम में भी विंध्या वैली और रेशम के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। तो यह थी दोस्तों रोजगार और निर्माण में दी गई मध्य प्रदेश की सप्ताह भर की तमाम बड़ी खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी और मेरा प्रयास आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, खासतौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर, उनको भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर दबा देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके बता सकते हैं। अन्य जो बची हुई तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल घटनाक्रम से संबंधित खबरें हैं एक सेपरेट वीडियो में, अगला वीडियो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा जितनी भी सरकारी नौकरियों की जानकारी इस पेपर में दी हुई है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो उसके बाद में मैं अपलोड करने वाला हूँ। इस पेपर का यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9009110386। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर दी हुई है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।